नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खास खबर का। बीजेपी की हरियाणा इकाई ने गुरुवार को आईटी सेल प्रभारी अरुण यादव को विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट करने के मुद्दे पर हटा दिया। हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस रिलीज जारी कर अरुण यादव को हटाए जाने की पुष्टि की है। प्रेस रिलीज के मुताबिक हरियाणा भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारी और इंचार्ज अरुण यादव को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने साल 2017 में कुछ ट्वीट्स पोस्ट किए थे, लेकिन उसको लेकर अरुण यादव के साथ साथ हरियाणा भाजपा को गुरुवार को सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रोल किया गया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने मांग की कि अरुण यादव को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही बता दें कि अरुण यादव बीजेपी के तीसरे नेता हैं जिन्हें हाल ही में पार्टी से निकाला गया है। इससे पहले नुपुर शर्मा को पैगंबर पर बयान और नवीन जिंदल को नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो बीजेपी ने अरुण यादव पर एक्शन लिया है और आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज के पद से उनको हटा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अपने आपत्तिजनक ट्वीट्स को लेकर अरुण जो है वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बाद अरुण तीसरे नेता हैं जिन पर एक्शन लिया गया है। इससे पहले पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बात कहने पर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उनका समर्थन करने पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया जा चुका है और अब अरुण यादव को भी उनके पद से हटा दिया गया है। हालांकि उनको निष्कासित करने की जो वजह है वो साफ तरीके से नहीं बताई गई है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्य वजह यही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने जो है अरुण यादव को उनके पद से तो हटा दिया है, लेकिन वजह जो है वो अभी स्पष्ट नहीं की है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके जो आपत्तिजनक ट्वीट्स हैं उनकी वजह से उनको जो है निष्कासित किया गया है। बिल्कुल यही बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है कि अरुण यादव जो है लगातार विवादित जो ट्वीट रहते हैं उनके, अभी हाल ही में विवादित ट्वीट के कारण जो है पार्टी ने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें आईटी सेल के प्रभार से निष्कासित किया है और बहुत बड़ा कदम है भारतीय जनता पार्टी का। इससे पहले नुपुर शर्मा पर भी कार्रवाई जो है वो पार्टी ने की थी। तो एक संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के बीच में देना चाहती है कि किसी भी इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं बहुत जल्द जो कि हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं, लगभग नवंबर में चुनाव है। गुजरात में बहुत बड़ा चुनाव है। गुजरात से स्वयं अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। तो इसे देखते हुए कि किसी भी नेता के कारण भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उसके ऊपर असर ना पड़े, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया है और अरुण यादव को निष्कासित किया है। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा तौर पर असर जो है वो दिखाई देगा और कहीं ना कहीं क्योंकि विरोधियों के पास यही बार बार विरोधी इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते रहे हैं कि चाहे वो नुपुर शर्मा हो चाहे अरुण यादव हो, कि कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम ये नेता कर रहे हैं और यही कारण है बीजेपी ने ये बहुत बड़ा कदम लिया है। जागृति जी बिल्कुल, और जिस तरीके से नुपुर शर्मा का जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद जिस तरीके से देश में माहौल बिगड़ा और बीजेपी को भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थन करने के उस बात पर नवीन जिंदल को भी निष्कासित किया गया और अब इन पर भी एक्शन लिया गया, अरुण यादव पर एक्शन लिया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अब अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती है। दोबारा ट्रोल होने से बचने के लिए कहीं ना कहीं वो अब सख्ती बरतती नजर आ रही है। देखिए जागृति, 2024 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव जो है होने हैं और किसी कीमत पर भी भारतीय जनता पार्टी ये चांस नहीं लेना चाहती कि किसी नेता के कारण पार्टी की छवि धूमिल हो।
और खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है चुनाव को। और यहाँ तक कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो ये भी कहा कि अब चुनाव का त्योहार जो है बहुत जल्द आने वाला है। अभी पंचायती चुनाव होंगे, जैसे पंचायती चुनाव संपन्न होंगे तो विधानसभा की तैयारियां हो जाएंगी, लोकसभा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में चुनाव होने को है। और इस वर्ष जो चुनाव होने वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो, और चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे नवीन जिंदल हो, और चाहे अरुण यादव हो। बीजेपी इनके निष्कासन के बाद यही संदेश देना चाहती है कि किसी कीमत पर भी देश का माहौल बिगाड़ने वाली या यूं कहें कि ऐसी टिप्पणियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और डिसिप्लिन जो है भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल बने रहेगा। और यही कारण है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब, जितने भी ऐसे विवादित टिप्पणियां या विवादित ट्वीट सामने आते हैं, भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक्शन लेती है और इसी कड़ी में ये एक्शन भी लिया गया है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने जो है प्रेस रिलीज में ये तो साफ तौर पर जाहिर नहीं किया है कि क्या कुछ वजहों से अरुण यादव को हटाया गया, क्योंकि जो पोस्ट उन्होंने करे थे वो 2017 के थे, जो ट्वीट्स उन्होंने करे थे वो 2017 के थे। हालांकि उसको लेकर के अब कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है और कई लोग जो है ट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन 2017 के किए गए ट्वीट्स पर अब एक्शन लेना किस तरह से सही जो है वो माना जा सकता है? देखिए जागृति, एक बात है, कहा गया, एक मुहावरा देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि लगातार विरोधियों के निशाने पर अरुण यादव थे और जो कि हरियाणा के आईटी सेल के जिनके पास पद हो और इतना महत्वपूर्ण पद हो, और उसे देखते हुए विरोधी लगातार, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो, और चाहे चौटाला की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इसे लेकर के, अरुण यादव को लेकर के विरोधियों के पास एक मुद्दा जो है वो हाथ में था, या यूं कहें उस मुद्दा को कहीं ना कहीं गरमा ना लिया जाए, क्योंकि नूपुर के केस में आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर, पूरे देश में इनफैक्ट कई स्थानों पर आगजनी हुई, सांप्रदायिक भावनाओं को एक तरह से भड़काया गया और कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे पर भी उसके कहीं ना कहीं छींटे पड़े। तो उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर हरियाणा में जो चुनाव होने हैं, अभी निकाय चुनाव हुए, अभी पंचायती चुनाव होने हैं, और उसके ऊपर इस बात का असर ना हो, उसे देखते हुए उन्होंने तुरंत जो है ये कार्रवाई की है और आईटी सेल का प्रभार जो है अरुण यादव से वापस ले लिया गया है। ये खास तौर पर मैं तो ये कहूंगा जागृति कि इलेक्शन को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए ये बड़ा कदम बीजेपी द्वारा लिया गया है। जी स्वर्ण जी, तो यहाँ पर हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जुड़ गए हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। सर, जिस तरीके से जो है बीजेपी ने एक्शन लिया है, अरुण यादव को उनके पद से हटा दिया गया है, बीजेपी के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? बीजेपी के पास कोई ऑप्शन था नहीं जी। 2018 के ट्वीट को लेकर उन्होंने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया, 2 जगह किया। अब ये 2017 का ट्वीट है, ये भी वायरल हो गया। अब उस मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए इन्होंने अपने आईटी सेल के अध्यक्ष को हटाया, इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। और जहां तक ये अरुण यादव का सवाल है, ये क्रिंज एलिमेंट है, बहुत नफरत भरे ट्वीट ये करता रहता है, और दुर्भाग्य का विषय ये है कि ऐसे नफरती लोगों को प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, तो ये और भी चिंता का विषय है। अब इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब 2018 के ट्वीट को लेकर, जिसका कोई संबंध नहीं, जो केवल मात्र स्क्रीनशॉट था, उसको लेकर 2 जगह एफआईआर दर्ज हो सकती है, 2 बार गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये प्रॉपर्ट पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जो ट्वीट किया गया है, जो एक अपमानजनक ट्वीट है, जो 2 समुदायों को लड़ाने की षड्यंत्र है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। ये तो नहीं चलने वाला कि भाई एक कानून मोहम्मद जुबैर के लिए, एक कानून अरुण यादव के लिए। जी, पर जो बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी की है उसमें तो ये स्पष्ट नहीं किया है कि किन वजहों से उनको जो है पद से निष्कासित किया गया, और साथ ही साथ अगर अरुण यादव के ट्वीट्स की बात की जाए तो वो भी 2017 के ट्वीट्स थे जिन पर अब कार्रवाई की मांग उठ रही है।
मैं तो यही बात तो कह रहा हूँ ना, वो अगर 2018 के ट्वीट पर कार्रवाई सही है जैसा बीजेपी कहती है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा जी। अगर बीजेपी 2018 की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, रोज ठहरा रहे हैं, कोर्ट में भी ठहरा रहे हैं, 2 जगह गिरफ्तारी होगी, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, सीतापुर में गिरफ्तार किया, फिर 2017 के ट्वीट में भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये बीजेपी के रखे हुए मापदंड है, मैं कुछ नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ना मैं कोई मांग कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी ने जैसे मापदंड अपने विरोधियों के लिए स्थापित किए हैं, वही मापदंड उन्हें अपने जहरीली नफरती ट्वीट करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी अपनाने चाहिए। मैं भी ये बात कह रहा हूं, मेरा कथन केवल इतना है। सर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उनको निष्कासित तो कर दिया गया है, क्या लगता है अब उनको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए, या निष्कासन जो है उनके ट्वीट्स का, जिस तरीके से उनके ट्वीट्स को लेकर के ये तो वजह साफ नहीं की गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अब उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए? देखिए, ये जो निष्कासन है सब नौटंकी है, लोगों का ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि ये मोहम्मद प्रॉफिट के संदर्भ में ट्वीट था और प्रधानमंत्री की फजीयत गल्फ कंट्रीज में हुई थी, तो स्वाभाविक है वहां भी पहुंचेगा। तो कोई इस बात को नहीं देखने वाला कि भाई 2017 का था या नूपुर के बाद का था। तो अपने आप को फजीयत से बचाने के लिए उन्होंने इसको हटा दिया। इन्होंने नूपुर शर्मा को भी हटाया था, 6 साल के लिए सस्पेंड भी किया, पर क्या उसको गिरफ्तार किया, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की? नूपुर शर्मा जो दिल्ली पुलिस की प्रोटेक्टी है, दिल्ली पुलिस ने जिसको प्रोटेक्शन दे रखा है, वो कहाँ छुपी हुई है? या क्या दिल्ली पुलिस को मालूम नहीं? क्या मोदी जी को मालूम नहीं? तो ये लोग केवल मात्र लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए क्षणिक कार्रवाई करते हैं। आप मेरी बात याद रख लेना, कुछ दिनों बाद फिर अरुण यादव जी बिल्कुल, वेद प्रकाश जी, और हमारे साथ अनिल गोयल जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता है। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका खबर पर। जिस तरीके से अब अरुण यादव पर एक्शन लिया गया है, उनको उनके पद से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन वजह जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। क्या कुछ वजह है उनके निष्कासन के पीछे? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि ये जो मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे जी, उनका काम सिर्फ आरोप ही लगाना है या अपने गिरहवान में भी झांकना है। ये सब चीज को ठीक चलते हुए भी नए नए आरोप लगा करके और पार्टी को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? अगर जहां तक उसके निष्कासन का सवाल है, वो हमारे पार्टी का मामला है और उसमें हमने जो भी ठीक समझा उसके खिलाफ एक्शन लिया। और हम अपने पार्टी के मामले में ये जो बिना बातों की टिप्पणी कर रहे हैं, टीका टिप्पणी, और अभी नुपुर शर्मा के बारे में बोल रहे हैं, तो इनको ये जो मेवात के आदमी ने जब ये बोला है कि सिर काट लाओ 2 करोड़ रुपए देंगे, क्या उसके खिलाफ इनकी बोलने की हिम्मत है? जो कन्हैया लाल का गला काट देगा उसके खिलाफ इनकी बोलने की हिम्मत है? ये निश्चित तौर पर एक पक्ष की ही मदद करना और उसका ही पक्ष में खड़े होना कहां तक होगा? नंबर 2 का नागरिक समझने की कहां तक होगा? और अगर इनके अंदर हिम्मत है तो ये कहना जिन्होंने कन्हैया लाल का गला काटा है, जो 2 करोड़ रुपए कहते हैं, अभी नुपुर शर्मा के बारे में कह रहे थे, तो क्या उसके बारे में जो 2 करोड़ रुपए लोग उसकी जीप काट लो उसको 2 करोड़ रुपए देंगे, क्या ये उसका समर्थन करते हैं? जी। तो वातावरण खराब करने के कोई में लगे हुए हैं, वातावरण बन जाए इसकी चिंता इन्हें बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके के ये बयानबाजी करते हैं और देश का वातावरण खराब करना चाहते हैं और हमसे जवाब मांग रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? वेद प्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वातावरण खराब करने वाले दूसरों पर वातावरण खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। मेवात में जिस भी व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए रखे हैं इनाम के, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, हम तो कड़ी आलोचना करते हैं। और जहां तक कन्हैया लाल जी का संदर्भ है, उसको मारने वाला मुख्य आरोपी तो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला, हमने तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया और एनआईए को केस सौंप दिया जो मोदी जी का ही है। हमने तो हमने कहा उसका बचाव किया। आतंकवादी है भाई, आतंकवादी है। आप आतंकवाद के मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कब हम तो कह रहे हैं ना, हमने आतंकवाद, अरे आतंकवाद दिए तभी तो एनआईए को दिया हमने केस। हमारी राजस्थान कांग्रेस सरकार ने उस केस को एनआईए को दे दिया और आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। मेवात में जिसे 2 करोड़ रुपए तुरंत हम कह रहे हैं तुरंत गिरफ्तार करो। वेद प्रकाश जी, आलोचना करते हैं,
हम खुलेआम उसकी आलोचना करते हैं। अरे भैया मेरी आप वन साइड क्यों बोल रहे हो? आप इसके साथ साथ ये भी तो बोलो कि जो नुपुर शर्मा के जीप काटने की बात करते हैं उसके भरोसा न करते हैं। तो नुपुर शर्मा के बयान पर, जो नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर गलत बात लेते हैं उसका विरोध करते हैं। आपके राजस्थान में, आपके महाराष्ट्र के अंदर तो महाराष्ट्र के अंदर कांड हुआ, वो एक हफ्ते तक केस को दबा कर रखा गया। जब सरकार बदली सबके सामने आई, आप चीजों को दबा करके आप क्या वातावरण खराब करना चाहते हैं? इस तरह आप आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप गलत लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। आतंकवादी तो आप आतंकवाद को बढ़ावा देना करके गलत लोगों का समर्थन कर रहे हैं। आतंकवादी कोई भी हो, तो किसी भी नहीं कर आपका जो समर्थन है ना, आपके मुंह पे तो कहीं कम जाती है, आपका जो बोलना बंद हो जाता है। कहाँ कोई एक समुदाय के लोग कुछ ठीक है, आप एक शब्द नहीं बोल सकते। अनिल गोयल जी, यहाँ पे वेद प्रकाश जी को बोले दीजिए। वेद प्रकाश जी, अनिल गोयल जी का कहना है कि जिन्होंने 2 करोड़ रुपए देने की बात कही है और जीप काटने की बात कही है, उनका समर्थन करते हैं आप, उन पर एक्शन लेने की बात क्यों नहीं कहते हैं? उस पर कठोर, मैडम आपने मेरे सवाल पूछता तो मैं आपने मेरे से पूछा नहीं, मैं कह रहा हूँ नुपुर शर्मा के बारे में बोले तो आपको नुपुर शर्मा किसने बोली थी? अरे फिर भी तुम पहचान लगा रहे, वो पर्सन आपने पूछा था उसका जवाब दिया है कि आपने कहा 2018 का ट्वीट, तो मैंने आपसे कहा था मैं 2018 और 2017 उसको बचाने के लिए किया है। और नुपुर शर्मा से क्योंकि ये मामला शुरू हुआ था इसलिए उसका नाम आया। और जहां तक ये आतंकवादी की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में तालिब हुसैन पकड़ा गया, वो इनका आतंकवादी मैं तो नहीं कह रहा, जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है, इन्हीं का अप्रत्यक्ष शासन है जम्मू कश्मीर में, इन्हीं का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और जो उदयपुर के अंदर कन्हैया जी का हत्यारा रियाज अचारी निकला, वो इनकी पार्टी का समर्थक। हमने तो तुरंत एनआईए को केस दे दिया, हमने 1 सेकंड भी नहीं लगाई। भाई अरे मेरी बात सुनो। अरे भैया कन्हैया लाल के जब उसने जान से मारने की धमकी कही थी, क्यों समझौता करेगा? क्यों उसने 6 दिन तक दुकान को बंद करने की कार्रवाई करी? क्यों नहीं पुत्र आतंकवादी को उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करी? निश्चित तौर पर आपने उसको, जब तक वो मरा नहीं तब तक आपने राजस्थान परिषद सोची नहीं। आप जो है किस तरह की बात कर रहे हैं, किस सबसे बात कर रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जी अनिल गोयल जी, वेद प्रकाश जी, यहाँ पर हमारे साथ पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत भी हमारे साथ मौजूद है। स्वर्णजीत, जिस तरीके से आपने सुना, जो है अनिल गोयल जी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ आरोप लगाने के काम कर रही है और माहौल खराब करने के काम कर रही है, लेकिन अब जो है वेद प्रकाश जी का भी कहना है कि बीजेपी सिर्फ लीपा पोती की राजनीति कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए जागृति, गोयल साहब की बात सुनी और मैंने वेद प्रकाश जी की बात भी सुनी जी। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, एक तरफ से कहा जा रहा है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को ओवरकम करने के लिए, कांग्रेस का आरोप है कि ओवरकम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अरुण यादव के ऊपर को निष्कासित किया है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी ये पार्टी द्वारा लिया गया ये फैसला उस पर बात कर रही है। लेकिन बात सामने निकल कर ये आती है, जो देश के लोग जानना चाहते हैं, क्या जो देश के लोग समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि कोई भी उठ करके ये कह देता है कि एक देश की बेटी की जुबान काट कर जो लाएगा उसे 2 करोड़ दिया जाएगा। और ऐसा क्या कारण है कि कन्हैया लाल जैसे जो अपने परिवार की रोजी रोटी, उनका पालन पोषण करने के लिए रोजी रोटी कमाते हैं, उनका सरेआम जो है उनका गला काट दिया जाता है। तो ये सवाल जो है मौजूदा सरकारों पर भी है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, ऐसा जो आम नागरिक है वो जानना चाहता है। और ऐसा क्या कारण है कि ट्वीट ऐसे सामने आते हैं, उन नेताओं के ट्वीट आते हैं सामने जिनसे सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से हो। तो जागृति कहीं ना कहीं आम लोग जो आज के समय में रोजी रोटी कमाने की कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और इसी बीच उनके जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत किया जाता है, यही कारण है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय अगर हम एक साफ तौर पर ये बताएं कि हाँ आखिर क्या कारण, क्या उस पर कार्रवाई हुई जिसने ये कहा कि जुबान काट देंगे और 2 करोड़ रुपया लेकर आएंगे, जैसा कि वेद प्रकाश जी ने कहा कि हम राजस्थान पुलिस ने कन्हैया लाल के कातिलों को सलाखों के पीछे भेज दिया। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ऐसी
माहौल बनता क्यों है? आज भी 21वीं सदी में देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में पहचाने जा रहे हैं। आज भी हम सांप्रदायिकता में ही फंसे हुए हैं, उसी में ही जकड़े हुए हैं। तो आज आम युवा, जो आज देश का युवा है, जो अपने करियर बनाना चाहते हैं, जहां स्टार्टअप की बात होती है, जहां बात हो रही है करियर की, और उसी बीच आज भी राजनीति हो रही है सांप्रदायिकता के नाम पर। तो ये प्रश्न जो है राजनीतिक दलों के नेताओं को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे लोगों से सवाल लेकर आते हैं। जी बिल्कुल। अनिल गोयल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल इन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। राजनीतिक दलों को, और विशेष करके मैं कांग्रेस को और विपक्षी दलों को कहना चाहता हूं कि आप राजनीति छोड़कर सच्चाई पर बात काम करें। गलत का समर्थन, गलत का विरोध करें, सही का समर्थन करें, चाहे वो कहीं भी कोई भी है। लेकिन आप जब एक पक्ष को नजरअंदाज करेंगे, एक पक्ष की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे, दूसरे पक्ष की गलतियों को हाईलाइट करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका जो देश का बहुसंख्यक समाज है वो अपने आप को हीन भावना महसूस करता है। वो अपने आप को यह सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है तो हमारी आवाज उठा सके और हमारे बारे बात कर सके। और आज यही कारण है कि कांग्रेस का दिन बाई दिन पतन होता जा रहा है। तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट है कि वेद प्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी जी, देखिए, आप पिछले 8 वर्ष का भाजपा शासन उठाकर देख लीजिए। सांप्रदायिक उन्माद और नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है? इससे जो लोग, जब प्रधानमंत्री लेवल का व्यक्ति, मैडम आज की बात कर रहे हैं, 84 की कर रहे हैं। मैडम पाली पूछ लीजिए, आज की बात कर रहे हैं, 84 की कर रहे हैं। आज की आप ये बताइए, आज की बात कर रहे हैं, 84 की करना चाह रहे हैं। आप भी तो 8 साल की कर रहे हो, आप भी तो 2014 की बात कर रहे हो। अगर आप 8 साल की बात कर सकते, 84 की बात क्यों नहीं कर सकता? मैं 84 का, आप 8 साल की बात करो तो मैं 84 की बात क्यों नहीं करूंगा? 84 में दंगे किसने कराए? वेद प्रकाश जी, जिस तरह से हमारे ब्यूरो हेड स्वंजीत ने भी यही सवाल करा था कि वो जिस तरीके से आम जनता आम जनता का यही सवाल है कि आज के वक्त में भी हम सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने से नहीं डर पीछे रहते हैं और इस वजह से ही जो है देश का माहौल खराब होता है। मैं सहमत हूँ मैडम, मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि 8 वर्ष से ये माहौल देश में जहरीला बना कौन रहा है? हमने तो बनाया नहीं। भाई आपके पास सत्ता है, आप जहरीला वातावरण बनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए, उनको रोकिए। हम आपके साथ हैं, पर कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो आप ही करोगे ना। हमारे बयान देते हैं बाइनाट में, जब कुछ और बयान देते हैं, यहाँ कुछ बयान देते हैं, बाइनाट में जाकर कुछ और बयान देते हैं। उनके बयान उनको यही नहीं पता क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। स्वंजीत ब्यूरो हेड हमारे साथ मौजूद है। स्वंजीत, जिस तरीके से आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस पर आप क्या कह रहे हैं? मैं गोयल साहब को और साथ ही वेद प्रकाश जी को, एक अभी आप पूरा देश आपको देख रहा है और सुन रहा है। बात अगर हिंसा की जाए, मैंने अभी भी बात की कि ये राजनीतिक दलों को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो बीते 8 वर्षों में 3300 मामले जो हैं वो हिंसा के सामने आए हैं। इन 8 वर्षों में 3300 मामले, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इनमें से 81 मामले सांप्रदायिक हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कांग्रेस शासनकाल में हुआ, क्योंकि ये 8 वर्षों का आंकड़ा है और बीते 2 महीने में ये आंकड़ा 20 के भी पार है। और अगर ऐसे ही हम एनालाइज करेंगे पूरे देश में तो ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि आज देश का युवा ये जानना चाहता है कि अगर वो कोई स्टार्टअप करता है तो उसके लिए क्या प्लान है आज केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। आज युवा कहता है कि मैं नासा में जाऊं क्यों पढ़ने, आज मैं साइंटिस्ट अपने देश में बनना चाहता हूं, आज मैं क्यों रोजी रोटी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाऊं या मैं कनाडा या अमेरिका का रुख करूं। तो आज उसके ऊपर कोई भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बजाय इस पे चर्चा करने के आज भी हम सांप्रदायिकता की उसी मैं ये कहूंगा उसी में है अटके हुए। तो इस पर भी जरूर मंथन करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और यही कहेंगे और यही युवाओं की मांग जागृति। जी बिल्कुल। अनिल गोयल जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से स्वंजीत ने जो है सवाल पूछा है कि आम जनता का भी यही सवाल है कि कब हम जो है इन सांप्रदायिक जो भावना आहत करते हैं लोग, इन सब चीजों पर मंथन करेंगे ताकि जो माहौल है वो सही हो सके। क्योंकि जो युवा है वो रोजगार पर बात करना चाहता है, वो अपने रोजगार के प्लान्स जानना चाहता है कि आखिर जो देश है उसमें वो अपने देश में रहकर किस तरह से रोजगार कर सके।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सरकार पूरी तरीके से इस बात पर कृत संकल्प है, सरकार पूरी तरीके से इस पर काम कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार अग्निवीर की योजना लेकर आई है और उस पर निश्चित तौर पर 4 साल के लिए सबको रोजगार देने की बात है, बैंक लोन देने की बात है, अपने पैरों पर खड़ा करने की बात है, उनको जगह जगह नौकरी देने की बात है। सरकार युवाओं के लिए एक से एक योजनाएं ला रही है, लेकिन विरोधी दलों को ये चीज पच नहीं रही है और वो हर बात में, हर अच्छे काम का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, बिना आगा पीछा सोचे, बिना आगे देश का भविष्य सोचे। सिर्फ देश में आग लगाना का काम इन लोगों ने कर रखा है। और हम पूरी तरीके से बिल्कुल जो बात मैं सहमत हूं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा हो, युवाओं के रोजगार पर चर्चा हो, उसके लिए उनके हित की बात हो। हम उस बात को करना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलकर समस्या का समाधान करना चाहते हैं, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो। लेकिन विरोधी दल जो है हर बात पर अड़ंगा लगा करके, विरोध करके देश का वातावरण खराब करना, देश में अराजकता पैदा करना, देश को चलने नहीं देने की नीति पर चल रहे हैं। और ये विदेशी के हाथों में अब चीन से इन्होंने एमओयू करवाया। कांग्रेस पार्टी ने चीन से एमओयू कराया, उसका आज तक नहीं बताया कि चीन की पार्टी ने क्या एमओयू कराया है। अब ये देश के बारे में सोचते हैं, विदेश के बारे में सोचते हैं, पता ही नहीं चलता। इनकी भाषा पाकिस्तान की भाषा से मिलती जुलती है, इनकी भाषा। जी बिल्कुल अनिल गोयल जी, यहाँ पर समय के अभाव को देखते हुए आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। वेद प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्णजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी जिस तरह से लगातार जो है अपने नेताओं के बयान पर एक्शन लेती नजर आ रही है, पहले नुपुर शर्मा, फिर नवीन जिंदल और अब अरुण यादव पर बीजेपी ने एक्शन लिया है और उनको उनके पद से निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।